बच्चों, आज हम संचयन भाग 1 से पाठ 2 स्मृति, जिसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं, के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जीवन में हमारे साथ कुछ ऐसी बातें या घटनाएं घटित हो जाती हैं जिन्हें हम कभी भी भुला नहीं पाते। ये बातें ज्यों की त्यों हमें याद रहती हैं। ये बातें हमारे स्मृति पटल में कहीं ना कहीं विद्यमान रहती हैं, जिनकी याद हमेशा हमारे दिल में बनी रहती है। इसी याद को हम स्मृति कहते हैं। तो आज की हमारी कहानी का नाम भी स्मृति है, जिसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। तो विद्यार्थियों, आइए पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। लेखक का जीवन परिचय। श्री राम शर्मा जी एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि वे एक संस्था थे। उनसे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। लेखक श्री राम शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश में मक्खनपुर के समीप किरथरा नामक गांव में सन 1896 ईस्वी को हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मक्खनपुर में ही की थी। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यह बचपन से ही साहसी थे। देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। श्री राम शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश में मक्खनपुर के पास किरथरा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1896 ईस्वी को हुआ था। अपने प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मक्खनपुर में ही पूरी की थी। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। बचपन से ही ये साहसी थे और देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। श्री राम शर्मा ने आरंभ में शिक्षण का कार्य किया, परंतु उनका झुकाव लेखन और पत्रकारिता की तरफ था। इन्होंने विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने श्री गणेश शंकर के दैनिक पत्र प्रताप में भी सह संपादक के रूप में कार्य किया था। श्री राम शर्मा जी ने शुरू में आरंभ में शिक्षण का कार्य मतलब कि अध्यापन का कार्य किया था, परंतु उनका झुकाव कहीं और ही था। इन्हें जो है लेखन और पत्रकारिता करना ज़्यादा अच्छा लगता था और इन्होंने विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन भी किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ भी काम किया। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे? ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ दैनिक पत्र प्रताप में भी सह संपादक के रूप में कार्य किया था। श्री राम शर्मा की भाषा सहज, सरल, बोधगम्य है। भाषा की दृष्टि से इन्हें प्रेमचंद के निकट कहा जा सकता है। अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए इन्होंने उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी शब्दों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में और भी अधिक रोचकता व व्यावहारिकता उत्पन्न हुई है। इनकी जो कहानियाँ होती हैं उसकी भाषा बहुत ही आसान है और ऐसी है जो कि आसानी से सबको समझ आ जाती है। और इसीलिए इन्हें जो है भाषा की दृष्टि से इन्हें प्रेमचंद के निकट का कहा जाता है, क्योंकि उनकी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो भी बहुत आसान मतलब कि ऐसी होती थी, उसकी भाषा जो कि आसानी से सबको समझ में आ जाती थी। इसके लिए पाठकों को उनकी कहानियाँ बहुत ही पसंद है। इसके लिए इन्हें भी प्रेमचंद के निकट का कहा जाता है। अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए इन्होंने उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी शब्दों का भी जो है प्रयोग किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से इनकी भाषा में रोचकता और व्यावहारिकता उत्पन्न हुई है। इन्होंने ज्ञानवर्धक लेख भी लिखे हैं जो कि समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इनकी रचनाओं में सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण, जंगल के जीव,
प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, शिकार आदि प्रमुख हैं। अब यहाँ पर बात की गई है इनकी रचनाओं की। इनके जो ज्ञानवर्धक लेख हैं वो समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। और इनके रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण, जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, शिकार इत्यादि। महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले महान देशभक्त तथा शिकार साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक श्री राम शर्मा लंबी बीमारी के चलते सन 1967 में सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। जीवनी, संस्मरण व शिकार साहित्य आदि विधाओं पर लेखनी चलाने वाले श्री राम शर्मा साहित्य जगत में अपनी उपलब्धियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और 1967 में इन्हें क्या हुआ था, एक लंबी बीमारी के चलते जो है इस संसार से ये विदा हो गए। जीवनी, संस्मरण व शिकार साहित्य आदि विधाओं पर लेखनी चलाने वाले श्री राम शर्मा जी साहित्य जगत में हमेशा ही अपनी उपलब्धियों के लिए याद किए जाएंगे। तो ये लेखक का परिचय था। अब हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्मृति। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। कब की बात बताई गई है? 1908 ईस्वी की बात बताई गई है, यानी कि बहुत पुरानी बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। दिसंबर के महीने के आखिरी दिन या फिर जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा का अर्थ होता है कड़ाके की सर्दी पड़ना। जाड़ा मतलब सर्दी। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था यानी कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। और 2-4 दिन पहले ही कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, यानी कि बरसात हो गई थी। तो इससे क्या हुआ था? इसके कारण, इस बरसात के कारण शीत की भयंकरता, जो सर्दी थी, शीत मतलब सर्दी, इसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी, यानी कि सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई थी। शाम के 3:30 या 4 बजे का समय था। लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। लेखक क्या कर रहे थे उस समय? अपने साथियों के साथ मस्ती कर रहे थे। झरबेरी के बेर, झरबेरी जो है एक जंगली बेरी का पौधा, पेड़ होता है, ठीक है। झरबेरी जंगली बेरी का पेड़ होता है। वह जो लेखक क्या कर रहे थे, उसके बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे कि क्या हुआ, अचानक ही गांव के पास से एक आदमी ने उन्हें जोर से पुकारा और कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, जल्दी ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी न हो। जब लेखक को आवाज़ सुनाई दी तो लेखक ने क्या किया, जल्दी ही वो भी चलने लगे, क्योंकि भाई से डरते थे। मैं घर को चलने लगा। लेखक घर की तरफ चलने लगे और उनके साथ में उनका छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब उन्हें मारे, इसके लिए सहमे हुए चले जाते थे, मतलब कि डरते हुए चले जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी उनसे कौन सी गलती हो गई है, ऐसा कौन सा कसूर बन पड़ा, ऐसा उनसे क्या दोष हो गया है। तो वे डर रहे थे। डरते डरते घर में घुसे
आशंका थी। आशंका आशंका का अर्थ होता है भय होना। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, कि पेशी होना मतलब कि बुलावा आना, कि उन्हें डर था कि कहीं बेर खाने के अपराध में ही तो उन्हें बुलाया ना गया हो। मतलब कि वो बेर खा रहे थे तोड़ के, तो उन्हें डर था कि कहीं बेर खाने के अपराध में ही तो उनकी पेशी ना हो जाए। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया, अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम के डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी है। जैसे ही लेखक आंगन में पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि भाई साहब जो है पत्र लिख रहे हैं। तो जब उन्होंने उन्हें देखा कि भाई साहब पत्र लिख रहे हैं, तो उनका जो पिटने का डर था, जो मार खाने का डर था, वह दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा कि इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ, कि इन चिट्ठियों को ले जाओ और इन्हें मक्खनपुर के डाकखाने में डाल आओ, और जल्दी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाएं, क्योंकि ये चिट्ठियां बड़ी ज़रूरी हैं। आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चिल्ला जाड़ा, कड़ी सर्दी, यानी कि कड़ाके की ठंड होना। भयंकरता, कठिनता। कसूर, कसूर का अर्थ है दोष। आशंका, डर। पेशी, बुलावा। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कंपकंपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। जाड़े के दिन थे ही, मतलब के सर्दी के दिन थे। जाड़े के दिन, सर्दी के दिन। तिस पर, उस पर भी हवा के प्रकोप में, हवा के मतलब तेज हवाएं चल रही थी, तो तेज हवा के असर से कंपकंपी लग रही थी। उन्हें ठंड और भी ज़्यादा लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा क्या होता है? हड्डी के भीतर भरा हुआ एक मुलायम पदार्थ होता है। तो हवा उन्हें, उनके जो है हड्डियों के भीतर जो वो मुलायम पदार्थ था, वहाँ तक जा रही थी। इसके लिए लेखक ने क्या किया, उनको ठंड ना लगे इसके लिए उन्होंने अपने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े से चने दिए थे, तो उन्होंने क्या किया, वो जो चने दिए थे उन्होंने कहाँ बांध लिए, उनको धोती में बांध लिया। भुंजाना मतलब कि भुनवाने के लिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उन दोनों भाइयों ने अपना अपना डंडा लिया और घर से निकल पड़े। उस समय लेखक को डंडे से बड़ा मोह था, और वो डंडा हाथ में क्यों रखते थे कि यदि कोई रास्ते में कोई जानवर आ जाए तो उससे वे क्या कर सके, अपनी रक्षा कर सके। इसके लिए डंडा साथ में रखते थे। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। लेखक को उस समय बबूल के डंडे से बहुत मोह था। उन्होंने बाहर निकलते समय जब वे घर से निकले, दोनों भाइयों ने क्या साथ में लिया था, डंडा साथ में ले लिया था। और उस समय लेखक को बबूल के डंडे से बहुत ज़्यादा मोह था। बबूल जो है एक कांटेदार जो है पेड़ होता है, ठीक है। तो उस समय लेखक को बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस समय में राइफल से भी नहीं है, जितना कि उस समय में उसे उस डंडे से लगाव था। क्यों था? क्योंकि उनका डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन होना मतलब कि मौत का कारण बनना। जो उनका डंडा था लेखक का, अनेक सांपों को क्या कर चुका था, मतलब कि उससे उनको मार चुका था सांपों को उस डंडे से। इसके लिए लेखक को अपने उस डंडे से बहुत ही लगाव था।
मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच जो रास्ता पड़ता था उसके बीच में आम के पेड़ थे और प्रतिवर्ष हर साल उससे बहुत जो है उस पर आम के पेड़ पर आम लगते थे। तो लेखक अपने साथ डंडा रखते थे। उस समय वह डंडा जो है उन्हें सजीव सा जान पड़ता था। प्रसन्न वदन, वदन मतलब चेहरा, प्रसन्न चेहरा, प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। मतलब कि खुश होकर वे जो है मक्खनपुर की ओर जल्दी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। अब लेखक ने क्या किया, जो चिट्ठियाँ उसके पास थी उन्होंने उन चिट्ठियों को टोपी के अंदर, जो उनके सिर पर टोपी थी, टोपी में रख लिया। क्यों रखा था? क्योंकि जो कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था उसके अंदर जेबें नहीं थी, इसके लिए उन्होंने उन चिट्ठियों को टोपी में रख लिया। शब्दों के अर्थ जान लेंगे। कंपी लगना, ठंड लगना। मज्जा, हड्डी के भीतर भरा हुआ मुलायम पदार्थ। भुंजाने, भुनवाने। भुंजाने का अर्थ होता है भुनवाना। नारायण वाहन होना, मौत का कारण। तो आज जो हमने पाठ का अंश पढ़ा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों को समझ में आया होगा और इसका शेष भाग हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।